सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा श्यामजीत जी ने बताया, नाम है उमेश यादव और प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ और एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पूरी फैमिली के साथ बिल्ड करता हूँ। और आज हम बुक के ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ सेशन से हम बात कर रहे हैं आउटविटिंग द डेविल। बहुत ही प्यारी बुक है ये। और आज इसका हम समापन करेंगे। इसका ये जो थर्ड पार्ट है ना, आज ये समापन की तरफ है, एंडिंग है ये। तो बहुत सारी बातें हमने सीखी आउटविटिंग डेविल के ऊपर। कुछ आदतें सीखी, कैसे हम भटक जाते हैं, वो सब चीजें सीखी। लेकिन ये होता क्यों है, ये इतना इतना स्ट्रांगली क्यों हो जाता है कि कोई भटक जाता है, कोई ड्रिफ्ट हो जाता है, कोई किसी को भटकाव की इतनी आदत लग कैसे जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो सर, यस, ये है हिप्नोटिक रिदम। हम सबने हेप्नोटाइज वगैरह का वर्ड सुना होगा, किसी को हेप्नोटाइज कर देते हैं ऐसा दिखा के, ठीक है। तो एक रिदम है, हिप्नोटिक रिदम, ये एक वर्ड है जो किसी भी आदत, किसी भी विचार को परमानेंटली बना देता है। और यही जिम्मेदार है। मतलब ये पूरी बुक में अगर एक मेन कॉज देखें किसी को भटकाव का कारण बन जाने के लिए, तो ये हिप्नोटिक रिदम एक ऐसा कारण है। हिप्नोटिक रिदम को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक नियम है जिसकी वजह से कोई सोच या आदत परमानेंट हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो रिदम है, ये नहीं देखता कि आप कौन सी हैबिट्स को रिपीट कर रहे हो, कौन सी आदत को बार बार रिपीट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो ये नहीं जानता। और वो क्या करता है, उसको परमानेंट बनाने की कोशिश करता है, जैसे आप उसको रिपीट करते चले जाते हैं। हिप्नोटिक रिदम का अगर मैं बताऊं तो इसका एक छोटी सी झलक आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल्स देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण। आप ये जो देखे, ग्रेविटी का जो लॉ है, वो एक हिप्नोटिक रिदम का ही एक रूप है। आप उस तरह से देख सकते हैं। आप चाहे मुंबई में अ, ऊपर से गिरे या कहीं दूसरी जगह पे गिरे, ये ग्रेविटी का फोर्स जो है सेम काम करता है, आप नीचे ही आएंगे, कहीं ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हिप्नोटिक रिदम का ही एक एक समझ लो, एक एक छोटा सा रूप है। अगर ग्रेविटी जो है इसको और डीपली अंडरस्टैंड किया जाए, इसको और एक्सप्लोर किया जाए और इसके वो देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये हिप्नोटिक रिदम ही काम करता है। ये हिप्नोटिक रिदम जो होता है ना, ये क्या करता है बेसिकली, ये संतुलन बनाने का काम करता है। ये यूनिवर्स जो है ना, इसमें अगर बैलेंस बना है तो उसका एक कारण हिप्नोटिक रिदम भी है। आप देखेंगे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो अपनी जगह पे एकदम बरोबर हैं। जो मौसम आता जाता है, हर कुछ महीनों पे जो चेंज होता है मौसम, वो सब उस रिदम का ही कारण है कि वो अपने जगह पे टिका हुआ है। ये इतना पावरफुल ये फोर्स है, या इतना पावरफुल नियम है कि इससे सारे लोग बंधे हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। ये हिप्नोटिक रिदम से ना कोई बच सकता है, ना इसके प्रभाव को कम कर सकता है। इसके प्रभाव में सारे लोग आएंगे ही आएंगे। और नेचर इसका बखूबी पालन करता है, इस हिप्नोटिक रिदम का। आपने कभी देखा होगा कि एप्पल के सीड से मैंगो नहीं निकलेगा, मैंगो के सीड से एप्पल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर के नियम से बंधे हुए हैं। जिस चीज का सीड है वही चीज वो उगाएगा। तो ये हिप्नोटिक रिदम इंसानों पे किस तरह से लागू हो जाता है, ये इंसानों के लिए क्यों इतना खतरनाक हो जाता है, या इंसानों के लिए क्यों इतना बेनिफिशियल हो जाता है? दोनों तरह से ये दो धारी तलवार की तरह से है। अगर इसका समझ बूझ के इस्तेमाल करें तो ये बेनिफिट के लिए काम करेगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। बिना जाने बूझे, बिना समझे अगर हम इसका काम करते हैं, इसका इस्तेमाल हो जाता है अनजाने में, तो ये हमारे लिए फेलियर, असफलता का कारण बनता है, ड्रिफ्टिंग का कारण बनता है, भटकाव का कारण बनता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हिप्नोटिक रिदम सही गलत में अंतर नहीं समझता। ये नहीं समझता है कि आप जो हैबिट डाल रहे हो ये आपके लिए सही है या बुरा है। आप डाल रहे हो तो वो बनेगा, और वो परमानेंटली हो जाएगा एक दिन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पढ़ने की आपने आदत बनाई, हैबिट डाली उसकी, मेहनत करके, अपनी एफर्ट डाल के, नहीं अच्छा लग रहा है तो पढ़ने की हैबिट बन गई, वो रिदम बन गया, वो हिप्नोटिक रिदम आपकी पढ़ने की हिप्नोटिक रिदम बन गई। लेकिन जाने अनजाने आपने अगर इस पे कोशिश नहीं की तो न पढ़ने की आदत बन गई। आपने वो आदत बना ली जो शायद आपको नहीं चाहिए थी। तो वो हिप्नोटिक रिदम हमेशा काम करता है। और इसके इसके प्रभाव से अगर बचना है, इसके
हिप्नोटिक रिदम के अगर बैड इफेक्ट से बचना है, क्योंकि इसके प्रभाव से तो बच नहीं सकते, लेकिन इसके बैड इफेक्ट से अगर हमको बचना है तो हमको सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हिप्नोटिक रिदम में सीड ऑफ फियर भी बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में किसी तरह का फियर जो आ जाता है, उसका बीज आ जाता है, तो भी वो धीरे धीरे उस रिदम में अ, लय पकड़ लेता है, वो रिदम के ताल पे चलने लगता है, और परमानेंटली फियर किसी न किसी तरह का आदमी के दिमाग में या वो बन जाता है। और आपने ये सीड ऑफ फियर का अगर मैं कुछ बताऊं जैसे, तो ये आपने नोटिस किया होगा, आपने जाना होगा कि देखा होगा कि लोगों को नेगेटिव बात करने में बहुत मजा आता है, घंटों घंटों लोग बिता देते हैं किसी के साथ, नेगेटिव बात हो रही, गॉसिपिंग हो रहा है, किसी से कोई ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो शायद सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, लेकिन उसमें मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि डेविल की ये चाल है कि वो निगेटिव जो है ना आपको अच्छा लगने लगेगा, या आपके मन मुताबिक लगने लगेगा, आपकी आपको उसमें थोड़ा सा रस आने लगेगा, तो आप उसमें लगे रहेंगे दिनों दिनों दिन, सालों साल, और वो धीरे 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 एक रिदम की तरह चल बनता चला जाएगा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सर। यस, सीड ऑफ फियर की जो मैं बात कर रहा था, ये भी हिप्नोटिक रिदम के लॉ से बंधा हुआ है। जब कोई फियर आ जाता है, और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को बहुत बार ऐसी आदत हो जाती है, वो अच्छा लगने लगता है किसी के साथ निगेटिव बात करना, गॉसिपिंग करना, तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव अपने दिमाग पे बनने लगता है, और आदमी इसके कारण, इस सीड ऑफ फियर के कारण भटकाव की तरफ बढ़ने लगता है। और हर इंसान के ना जो थॉट है उसका एक रिदम होता है, वो रिदम को पहचानना और उसको सही करने की जिम्मेदारी उस इंसान की होती है जो उस थॉट को बार बार सोच रहा है, उसको बार बार उसको रिपीट कर रहा है। क्योंकि डेविल का यही काम होता है कि माइंड में नेगेटिव डालना, और उस नेगेटिव्स का वो रिदम या उसको एक लयबद्ध तरीके से दिमाग में फिक्स कर देना, और बाद में आदमी क्या होगा, भटकाव की तरफ या फेलियर की तरफ चले जाएगा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। यस, डेफिनेट डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अब ये डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस हिप्नोटिक रिदम के बाद इसलिए आ रहा है, क्योंकि हिप्नोटिक रिदम जो है, अगर इससे किसी इंसान को बचना है, इसका सही इस्तेमाल करना है, इसका राइट यूज करना है, और इसकी सही जानकारी चाहिए, तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो उसको हमको बहुत गौर से हम समझना पड़ेगा, और उसी पॉइंटर्स में से आता है ये डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर इंसान के पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस है, अगर उसके पास एक निश्चित उद्देश्य है, तो वो लाइफ से वो पा सकता है, या उस लाइफ को विवश कर सकता है वो चीज देने के लिए जो वो चाहता है, अगर उसके पास ये पर्पस है, डेफिनेटनेस। डेविल का सबसे बड़ा एसेट्स क्या है बताएं, वो है सतर्कता का अभाव। एक एक अभाव इस चीज का कि भाई हम अवेयर नहीं है, मतलब हम ख्याल नहीं कर रहे हैं किसी चीज का। ये डेविल का बहुत बड़ा वेपन्स है, उसी के थ्रू लोगों को वो उसके डेफिनेट पर्पस से भटका देता है, उसके पास ये तरीके हैं, ये उसके पास चाल है। डेफिनेटनेस पर्पस के साथ कमजोर योजना, और डेफिनेट डेविल से नेपोलियन एक क्वेश्चन करते हैं कि डेफिनेटनेस के साथ में एक कमजोर योजना को लागू किया जाए वो अच्छा है, या एक मजबूत योजना को इनडेफिनेटनेस के साथ लागू किया जाए तो वो अच्छा है। तो डेविल का आंसर था कि आपकी योजना भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर उसको आपने पर्पस के साथ, एक डेफिनेट उद्देश्य के साथ, निश्चित उद्देश्य के साथ लागू किया, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आपकी योजना बहुत तगड़ी है, बहुत एकदम एकदम वो है, बट आप उस पे अड़ी नहीं, उस पे निश्चित नहीं हो, आप इनडिफिनिट कंडीशन के साथ उसको लागू कर रहे हैं, तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर। यस, एजुकेशन एंड रिलीजन। एजुकेशन एंड रिलीजन्स के बारे में इसमें बहुत ही बड़े विस्तार से दिया हुआ है। उसको अगर कुछ पॉइंट्स में समराइज करना, ऐसा हो जाएगा कि उस पॉइंट्स को शायद जस्टिस नहीं किया जा सकता, ऐसा हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही एकदम डीप लेवल में जाके बताया है कि कैसे उसमें बदलाव किए जा सकते हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है एजुकेशन सिस्टम में। आज हम देखेंगे तो ज्यादातर रट्टा मरवाया जाता है, बच्चों को याद करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि याद करके लिखेंगे तो उनको अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेन पर्पस हो गया है। जबकि स्कूलों का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि बच्चों का वो जो दिमाग है ना, उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे सोचने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए, कैसे उनके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। और उनका वो जो सोच विचार है या उनका जो डेवलप हो रहा है, उसको एक डेफिनेट पर्पज के साथ कैसे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसका पर्पज होना चाहिए। लेकिन आज आप हम सब देख सकते हैं कि स्कूलों में एक होड़ रहती है ज्यादा मार्क्स लाने की, ज्यादा परसेंटेज लाने की। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो रटा मार मार के वो सिर्फ परसेंटेज आए, सर्टिफिकेट मिले, वो मेन पर्पज बन गया है। लेकिन उसको किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से डेविल ने एक्सप्लेन किया है जब नेपोलियन ने उनसे क्वेश्चन किया है। इसीलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसकी डीप एक एक चीजें हमको अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड होगी। अब एजुकेशन का तो उन्होंने बहुत बड़े में बताया, मैंने संक्षिप्त में बताया। अब अगर रिलीजन्स का उसमें अगर बताएं तो इसमें भी बहुत सारी बातें बताएं कि कैसे रिलीजन्स की वजह से कोई भटक जाता है, कोई अपने पर्पस को छोड़ देता है, कोई कैसे कोई रिलीजन्स की वजह से फियर लेके बैठ जाता है, और उस फियर की वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं जा नहीं पाता, कामयाब नहीं हो पाता। उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि प्रार्थना क्या है। उन्होंने पूछा कि प्रार्थना प्रेयर क्या है, तो उन्हें डेविल ने बहुत ही सटीक लाइन में बताया कि निश्चित उद्देश्य के साथ अगर कोई चीज काम कर रहा है, वही प्रार्थना है, वही प्रेयर है। एक अगला क्वेश्चन था कि क्या प्रार्थनाएं फेल होती हैं? डेविल ने बोला कभी नहीं फेल होती। जिस उद्देश्य से प्रेयर किया जाता है वो उद्देश्य के का फुलफिलमेंट होता ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेयर किए थे इस चीज के लिए, लेकिन शायद वो नहीं मिला। लेकिन अगर उसके डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे, कोशिश करेंगे उसको समझने की, तो हमने शायद थक हार के, जब हमको कोई रास्ता कोई उपाय नहीं मिला, तब प्रेयर स्टार्ट किए। और उस प्रेयर में भी डर छुपा हुआ था कि शायद ये नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं भगवान से तो बोल रहा हूँ या ऊपर वाले से कह तो रहा हूँ इस तरह हो जाए, लेकिन शायद नहीं होगा। और डेफिनेटली वो नहीं होता है, क्योंकि डीप माइंड में वो एक डर छुपा हुआ है, उसको पता है कि ये नहीं होगा। और आपका जो विचार है, जो आपका जो थॉट है, डेफिनेटनेस है, जो आपका निश्चित उद्देश्य है, वो फुलफिल हो गया। इसीलिए कोई भी प्रेयर फेल नहीं जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सर। सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिप्नोटिक रिदम जो बन जाते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स में बन जाते हैं, और ये पॉइंट्स की वजह से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, टेम्परेरी फेलियर्स पा लेते हैं, कोई परमानेंट फेल हो जाता है, कोई क्विट कर जाता है, क्या कर जाता है, ये सारी चीजों के। अब सेल्फ डिसिप्लिन क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई कोई हैबिट्स फॉर्म नहीं की जा सकती, कोई रिदम फॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और सेल्फ डिसिप्लिन अगर शुरुआत करनी है किसी को, इसका फॉर्मेशन करने की शुरुआत करनी है, तो तीन जो स्वाभाविक नेचुरल जो इच्छाएं हैं उस पर पहले काबू पाना पड़ेगा। और उसमें से पहला है डिजायर फॉर फूड। फूड के लिए हम हमारी जो इच्छाएं हैं उस पे हमको कंट्रोल होना चाहिए, कितना खाना है, क्या खाना है, कौन सा फूड रॉन्ग फूड है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो फूड सिर्फ शरीर पे नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपके गोल और आपके पर्पस और आपके लक्ष्य से भी भटका देता है अगर वो रॉन्ग फूड है या बहुत ज्यादा खा लिया है आपने। क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि उसका कैसा क्या कॉज करता है, कहाँ से जाके वो इफेक्ट करता है, कैसे लिंक हो जाता है। एक खराब फूड आपके असफलता में कैसे लिंक होता है, उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। बहुत शॉर्ट पीरियड में उसको नहीं जा सकता, इसलिए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड जो ये है जो नेचुरल डिजायर है, वो है डिजायर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों की सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाती है, लोग भटक जाते हैं, लोग अपने उद्देश्य से यहाँ वहाँ ड्रिफ्ट हो जाते हैं। उसका भी ये कारण है। तो ये दो नेचुरल डिजायर्स हो गई, और तीसरी नेचुरल डिजायर है जो लोगों को उससे बचना चाहिए, इस पे कंट्रोल रखना चाहिए। वो है डिजायर टू एक्सप्रेस लूजली ऑर्गेनाइज ओपिनियन, राय। लूजली ऑर्गेनाइज जो हमारा ओपिनियन है, किसी को हम ऐसे ये वे में उसको राय दे दे रहे हैं चलते फिरते, वो उससे हमको बचना चाहिए।
क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा उसमें बताया गया है कि भाई ये जो डिजायर है सेल्फ एक्सप्रेशन की, अगर ये नेचुरल डिजायर है तो इतना खतरनाक क्यों है ये, या ये क्यों लोग करते हैं, क्यों है इसको, इस डिजायर को एक्सप्रेस करना क्यों चाहते हैं। तो डेविल बताता है कि अपने अहंकार और घमंड को दिखाने के लिए ये जो एक्सप्रेस करते हैं लोग, अपना ये ओपिनियन जो है ना, अपनी राय है, वो जो एक्सप्रेस करते हैं इसलिए करते हैं। और इसको डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। और ये एक ऐसी किताब है, अगर आप इसको पढ़ लिए, अगर आपने इसको एक सही ढंग से समझ लिया, तो आपको कोई भटका नहीं सकता। आप टेम्परेरी भटक सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा ध्यान लगाया कि आपने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, आप बैक टू ट्रैक आ जाएंगे और आपको कोई भी किसी भी मुद्दे पे डाइवर्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सर। यस, लर्निंग फ्रॉम द एडवर्सिटी। ठीक है, ये लर्निंग फ्रॉम द एडवर्सिटी का सबसे बड़ा पंच लाइन यही है कि एवरी एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना, उसको निकालना, उसका एडवांटेज लेना एक नॉन ड्रिफ्टर का काम होता है। ड्रिफ्टर्स इसका एडवांटेज नहीं ले सकते, जो खुद भटके हुए हैं वो एडवर्सिटी से क्या बेनिफिट लेंगे, नहीं ले सकते। बट जो नॉन ड्रिफ्टर हैं, जो थिंकर हैं, वो डेफिनेटली उस एडवर्सिटी से निकाल सकते हैं कि यार यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है। हो सकता है वो समय पे ना मिले जब एडवर्सिटी आई हो, लेकिन हो सकता है वो थोड़े समय बाद समझ में आए कि यार ये इस एडवर्सिटी में ये एडवांटेज था। अब एडवर्सिटी में एडवांटेज का अगर एग्जांपल्स हम देखें तो हमारे पास आज के टाइम सबके पास ये लाइव एग्जांपल है। कोविड एक बहुत बड़ा एडवर्सिटी था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो एडवर्सिटी ने एक इंडिविजुअल से लेके समाज सबको एक बेनिफिट दे दिया, सबको हाईटेक कर दिया, सबको समझ लो कनेक्शन दे दिया, एक सोशल मीडिया का एक कनेक्शन दे दिया। उस सोशल मीडिया की वजह से कितने लोगों की आज जिंदगी संवर गई, कितने लोगों ने एक नया कैरियर चुन लिया। आज हम जो कनेक्ट हैं उस कोविड की देन है। कोविड से पहले आज ये जो सेशन कर रहे हैं ये फिजिकली हुआ करता था, बट इस कोविड ने हमको डिजिटली लाके खड़ा कर दिया। और ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से बैठे हुए हैं। कोई समझ लीजिए सीमा जी यूपी में बैठी हुई जौनपुर से, हम मुंबई में बैठे हैं, कोई कहाँ से बैठा हुआ है, लेकिन उस एडवर्सिटी का एडवांटेज देखिए कि सबको इकट्ठा एक जगह पे लाके कनेक्ट कर दिया है। तो एडवर्सिटी में हमेशा एडवांटेज होता है। और एडवर्सिटी आती भी क्यों है, एडवर्सिटी बहुत बार आती है हमको हम्बल करने के लिए, हमारा जो अहंकार है, हमारा गुरूर है ना, उसको थोड़ा लेवल पे लाने के लिए भी एडवर्सिटी कंप्लीटेड आती है। देखा। एडवर्सिटी एडवर्सिटी जो है, कभी कभी वो इसलिए भी आती है हमको ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि शायद वो गलत हिप्नोटिक रिदम में चले गए हैं, किसी गलत राह पे हैं। तो एडवर्सिटी आई, हमने ये फिर है हेलो सैंडविच। बैक टू द ट्रैक पे आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह रख दा। कहाँ गई नंदन, सुषमा नंदन। यस, इन्वायरमेंटल। हो गया कंप्लीट। हाँ मैं निकल रहा हूँ, मेरे को एक जगह भी जाना है। कहाँ जाना है? यस अरे हाय भाई, या सर बुला सुजीत के भाई का रखा है, है। म्यूट कर दीजिए। मेरा कहाँ था? यस, हम कंटिन्यू करते हैं, स्लाइड ऑन हो जाएगी, ठीक है। हिप्नोटिक रिदम में जो और एक चीज है जो हमको ध्यान देने वाली पॉइंट्स है, वो है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट को हम एक तरह से एसोसिएशन भी कह सकते हैं। हमारा एसोसिएशन हमको उस तरह से चूज करना चाहिए, जैसे हम क्या चूज करते हैं, भोजन, खाना। खाना हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि यार हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन दे, कोई हार्मफुल ना दे, उसी तरह से हमको हमारा इन्वायरमेंट चूज करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, बहुत पावरफुल होता है ये, ठीक है। और इसके इसका जो एग्जांपल्स हैं, इसके इन्वायरमेंट के जो प्रभाव या दुष्प्रभाव दोनों हैं, आप आए दिन देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए माँ बाप हमेशा बच्चों पे बहुत कॉन्शियस होते हैं कि आप किस तरह का एसोसिएशन कर रहे हैं।
कौन से बच्चे के साथ वो उसका उठना बैठना घूमना चल रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज से समझना शुरू कर जाते हैं कि यार किस तरह का बच्चा है साथ में। तो जो सराउंडिंग है उससे कोई बच नहीं सकता। और वो सराउंडिंग आगे चल के एक रिदम फॉर्म कर लेता है, एक लय फॉर्म कर लेता है, और वो चल के एक कारण बनता है फेलियर का। इसलिए हमको हमारा इन्वायरमेंट बहुत वाइसली चूज करना चाहिए, वो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। टाइम ये जो एलिमेंट है जो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह। चाहे आप लाइफ में कहीं पे भी हो, कहीं कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कोई रिलेशंस में है, कहीं पे भी है, ये एलिमेंट बहुत काम करता है। इनफैक्ट इसको टाइम इज द लॉ ऑफ हेप्नोटिक रिदम, इसको कह सकते हैं कि वो जो हेप्नोटिक रिदम है ना, वो टाइम ही हेप्नोटिक रिदम है, क्योंकि समय पे कुछ समय के बाद ही ये फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि आज का आज फॉर्म हो जाता है। तो पर्टिकुलर कुछ टाइम जब लगता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एसोसिएशन हो गया हमारा कि हमने किस तरह का एसोसिएशन लिया, चाहे वो एडवर्सिटी आ गई हमारे पास, तो वो समय के साथ ही वो एक हैबिट या एक लय फॉर्म कर लेगा, और उस तरह का रिजल्ट देगा जिस तरह की हमने हैबिट्स या आदतें या विचार डेवलप कर लिए हैं। समय के साथ ही हमको ये जो विजडम्स आता है ना, वो समय के साथ ही आता है। इसमें एग्जांपल्स दिया था कि नॉलेज एंड विजडम, मतलब इसमें क्या फर्क है। तो नॉलेज तो है, लेकिन किसी चीज को समझने का जो, किसी भी चीज किसी भी मुद्दे पे जब हम उसको बारीकी से समझते हैं तो विजडम की वजह से ही होता है। और वो विजडम आएगा समय के साथ ही, समय से पहले विजडम नहीं आ सकता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग शायद भटक जाते हैं, शायद वो यहाँ वहाँ समय वेस्ट कर देते हैं किसी भी काम में। तो ये एक कारण है जिसपे हमको ध्यान से सोच विचार के उसका राइट इस्तेमाल भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सर। यस, हार्मोनी एंड कॉशन। हार्मोनी, सामंजस्य उसको बोलते हैं हार्मोनी को। तो बाकी सब चीजों में हार्मोनी है, ठीक है, नेचर के बाकी सब चीजों में, इंसान की नहीं, नेचर के बाकी सब चीजों में हार्मोनी है। इसीलिए सब अपने अपने समय पे चीजें हो रही हैं। रात अपने समय पे होता है, फिर दिन हो जाता है, फिर वो चलते रहता है, क्योंकि नेचर में अपनी हार्मोनी है। बट इंसानों में शायद ये हार्मोनी की कभी कभी कमी हो जाती है। प्रकृति के खिलाफ कभी कभी हम ऐसे कारण काम करते हैं जो हार्मोनी क्रिएट नहीं हो पाती है, और वो कॉज बनता है, वो कारण बनता है ड्रिफ्टिंग का और फेलियर का। कॉशन, कॉशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉशन, भटकने वाली जो आदत है उसके बाद सबसे डेंजरस जो आदत है ना, वो है कॉशन। हम ध्यान ही नहीं देते, हम ख्याल ही नहीं रखते कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस काम में लगे हुए हैं। शायद हमारे हम उसका कॉशन ही नहीं रखते हैं, शायद हम उसका उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। और अगर हम कॉशन नहीं दे रहे हैं तब वो डेफिनेटली अपना रूप दिखाएगा, अपना मतलब उसका जो जो इफेक्ट है वो जरूर लेके आएगा। कि हम किस चीज में कॉशन नहीं दे रहे हैं ना, अगर हम शरीर पे हमारा कॉशन नहीं है, उसका दुष्प्रभाव पे हम कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ईट खा रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग और फूड्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर्स ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, शरीर को किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित करेगा, किसी ना किसी बीमारी के चपेट में लेके आएगा। अगर हम वहीं पे कॉशंस हैं, वहीं पे एकदम ध्यानपूर्वक उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस चीज से दूर रखेगा। तो ये अगर हेल्थ के लिए है तो ये वेल्थ के लिए भी है। वेल्थ में भी अगर हम कॉशंस नहीं लेते हैं, हम यूं ही स्पेंड करते हैं, हम बिना जाने बुझे कोई काम करते हैं, तो वो हमको डेफिनेटली पॉवर्टी की तरफ लेके लेके जाएगा। तो कॉशन जो है, इसका एक क्वेश्चन था इसमें कि क्या सभी लोग कॉशन नहीं करते, क्या सभी लोग सावधानी नहीं बरतते। ऐसा नहीं है। 100 में एक दो लोग, तीन चार लोग कर लेते हैं, कॉशन रखते हैं, सावधानी रखते हैं अपने हर चीज में। और इसलिए वो शायद समाज से अलग दिखते हैं। उनका एक अलग रुतबा होता है, उनकी एक अलग पहचान होती है, शायद वो हर चीज पे सावधानी रखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था कि क्या अति सावधानी बैड है, मतलब अति सावधानी खतरनाक हो सकता है। तो
तो उसमें बहुत अच्छा जवाब था डेविल का कि अति सावधानी जैसा कोई चीज नहीं होता। अति सावधानी मीन्स आप फियर में हैं, आप डर में हैं। और इसका एक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि आपने लॉक किया घर को और 2 बार 3 बार चेक करके आए, तो आप अति सावधान नहीं है, आप डर की वजह से, आपको कुछ फियर है, उसकी वजह से आप दोबारा क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो अति सावधानी जैसा कुछ नहीं होता, सावधानी बरतनी चाहिए। और लाइफ के हर पार्ट में, हर सेगमेंट में, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, रिलेशंस को लेके हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पे भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, शायद वो अच्छा ना हो रिलेशंस के लिए। ये कुछ पॉइंटर्स थे, ठीक है, जो हमको हिप्नोटिक रिदम्स, अगर हम समझ रहे हैं, हम अगर उससे उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिसपे हमको बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में है समरी, ठीक है। समरी, अगर पूरी बुक का अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट बनाए हैं उस समरी के लिए। पहला पहला पॉइंट है उस समरी में, जो हमारी भटकने की आदत है, जो ड्रिफ्टिंग है, वो टाइम, ड्रिफ्टिंग को अगर टाइम लॉ ऑफ हिप्नोटिक रिदम के साथ परमानेंट कर देता है। जो हमारी भटकने की आदत है, उसको टाइम जो है, उसको हिप्नोटिक रिदम के साथ मिक्स करके वो परमानेंट कर देता है। तो एक पहला समरी ये है कि हमको जो हिप्नोटिक रिदम है, टाइम है और ड्रिफ्टिंग है, ये तीनों पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। दूसरा दूसरा पॉइंटर्स है इस समरी में, हर प्रकार का डर जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर हो, गरीबी को लेके, अमीरी को लेके, सक्सेस को लेके, फेलियर को लेके, समाज में मान को लेके, सम्मान को लेके, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं, उससे क्या बात करें, फोन लगाने में अगर डर लग रहा है तो उससे क्या, कैसे उसको लगाएं। किसी भी डर, कोई भी डर है, उसको पहचानना है पहले, और उसकी जगह पे विश्वास भरना है उस जगह पे। और तीसरा जो समरी का पॉइंट है कि डेफिनेट पर्पस की तलाश करें, ठीक है। दूसरा, निश्चित एक योजना बनाएं, एक डेफिनेट पर्पस, जो नेपोलियन हमेशा अपने हर बात में बताते हैं कि एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। एक मतलब आपका एक योजना को क्या बोल सकते हैं, अभी इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं रिकॉल हो रहा है, बट एक एक निश्चित एक योजना होनी चाहिए। और ये हिप्नोटिक रिदम की सहायता से, इस डेफिनेट पर्पस और ये निश्चित योजना को हिप्नोटिक रिदम की सहायता से, और ये जो समय है, इसके इस्तेमाल इस्तेमाल करके आप लाइफ में वो चीज पा सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, या शायद वो दबा हुआ है, जो शायद इच्छा है, जो शायद जो भी है। बट डेफिनेट पर्पस, निश्चित योजना, हिप्नोटिक रिदम का इस्तेमाल और समय, क्योंकि ये चारों के कॉम्बिनेशन से लाइफ में वो चीज पाया जा सकता है जिसका लोग ड्रीम करते हैं। और लास्ट में मेरा जो ये पूरा बुक का समरी था खत्म हुआ, मैं एक चीज कह सकता हूँ इस बुक के बारे में, कि अगर इस बुक को कोई पढ़ता है, ठीक है, और उसको समझ के उसको इस्तेमाल करता है, उसकी कुछ बातें समझने की कोशिश करता है, तो दुनिया की आप 10% कैटेगरी में आके खड़े हो जाते हो। दुनिया में अगर डिवाइड कर दिया जाए 90% और 10%, तो आप उस 10% की कैटेगरी में आते हो, जो जिसके पास वो नॉलेज है, वो तरीके, वो तरकीब हैं, या वो वेपन्स हैं, जिससे वो लाइफ को जहां ले जाना चाहे ले जा सकता है। बट डेफिनेटली भटकाव से कोई बच नहीं सकता, हिप्नोटिक रिदम का कोई तोड़ नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि उसको राइट वे में उसका सही इस्तेमाल किया जाए, वही उसका एक तोड़ है, बस बाकी कोई उसका तोड़ नहीं। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू द होस्ट।